हेलो एवरीवन, स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होती है, कैसे काम करती है, इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं और क्या क्या चैलेंजेस हैं। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं। देखो, क्लाउड कंप्यूटिंग जो है उसकी एक बार अपन डेफिनेशन को पहले पढ़ते हैं, उसके बाद में इसको धीरे धीरे ब्रीफली इसको समझेंगे। ठीक है, देखो क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग कैन बी डिफाइंड एज वर्ल्ड वाइड कन्वीनियंट ऑन डिमांड नेटवर्क एक्सेस। किसके लिए? तो टू अ शेयर्ड पूल ऑफ कॉन्फ़िगरेबल कंप्यूटिंग रिसोर्सेज। ठीक है, तो ये है इसकी डेफिनेशन कि क्लाउड कंप्यूटिंग होती क्या है। अब इसको थोड़ा इसका पोस्टमार्टम करते हैं। ठीक है, कि क्लाउड कंप्यूटिंग दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। एक है आपका क्लाउड और दूसरा है कंप्यूटिंग। क्लाउड को एक बार साइड में रखो, बात करते हैं कंप्यूटिंग के बारे में कि कंप्यूटिंग क्या है। कंप्यूटिंग जो है, देखो अगर उसकी बेसिक परिभाषा देखी जाए तो कंप्यूटर के माध्यम से या कंप्यूटर जैसे जो डिवाइसेस होते हैं उनके माध्यम से सूचनाओं का, आंकड़ों का जो डेटा है, इंफॉर्मेशन है, उसको संकलित करना, कंपाइल करना, उसको स्टोर करके रखना, उसकी प्रोसेसिंग करना और उसके बाद में उसको ट्रांसमिट करना, ये सारी की सारी प्रोसेस कहलाती है कंप्यूटिंग। और सामान्य शब्दों में अपन अगर बात करें कि कंप्यूटिंग क्या है, तो कंप्यूटिंग कंप्यूटर के द्वारा या कंप्यूटर जैसे डिवाइसेस के द्वारा की जाने वाली समस्त प्रकार की जो प्रक्रियाएं हैं, जो सारे के सारे फंक्शंस आप काम में लेते हो, वो सब क्या कहलाते हैं, वो कंप्यूटिंग के अंतर्गत रखे जाते हैं। ठीक है, अब कंप्यूटिंग के अंदर आपका सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, ये दोनों चीजें आती हैं, इस चीज को ध्यान रखना। ठीक है, तो इसीलिए आगे हम इसके अंदर बात करेंगे। जो हमने ये बात बोली ना कि कॉन्फ़िगरेबल कंप्यूटिंग रिसोर्सेज, तो ये कंप्यूटिंग रिसोर्सेज कौन कौन से हैं? तो देखो यहाँ पे आपके नेटवर्क्स, सर्वर्स, ठीक है, स्टोरेज। अब मैंने आपको बोला कंप्यूटिंग के अंदर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों चीजें आती हैं। तो देखना, ये जो सर्वर है या ये जो आपका स्टोरेज है, ये किसका पार्ट होता है? ये आपका हार्डवेयर का पार्ट होता है। ठीक है, उसके बाद में आपकी जो एप्लीकेशंस हैं और आपके सॉफ्टवेयर्स हैं और कोई दूसरी सर्विसेज हैं, ये किसका पार्ट हो गई? ये आपके सॉफ्टवेयर का पार्ट हो गई। ठीक है, तो ये जो कंप्यूटिंग रिसोर्सेज हैं, ये क्या हो गए? तो जो भी हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर या कंप्यूटर के द्वारा जितनी भी प्रकार की सुविधाएं, सेवाएं आप प्राप्त करते हो या जो जो प्रक्रियाएं कंप्यूटर द्वारा परफॉर्म की जाती हैं, वो सब क्या कहलाती हैं? तो वो कहलाती हैं कंप्यूटिंग। ठीक है, तो आपको एक चीज पता चली कि कंप्यूटिंग क्या होती है। अभी क्लाउड कंप्यूटिंग का क्या कंसेप्ट है, इसको समझते हैं। देखो, ठीक है, जब ये कंप्यूटिंग की सारी प्रक्रियाएं, समस्त प्रक्रियाएं जो है आपको एक क्लाउड के माध्यम से प्रदान की जाए। अब ये क्लाउड क्या है, कैसे है, क्या ये कोई वास्तविक बादल है? तो नहीं, ये वास्तविक बादल नहीं है। ये क्लाउड इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सेवाएं आपको ऑनलाइन प्रदान की जाती हैं। ठीक है, ये आपको फिजिकली प्रोवाइड नहीं करवाई जाती हैं, इस कारण से इसको क्या कहा जाता है? क्लाउड कंप्यूटिंग कहा जाता है। ठीक है, इसको देखो समझना कि क्या है। ये एक क्लाउड है, ये एक बादल है जो आभासी है, वर्चुअल है। ठीक है, इसका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है, यानी कि ये भौतिक रूप से आपके पास में उपस्थित नहीं है या आपके हाथ में नहीं है। ठीक है, तो ये एक क्लाउड है। ये क्लाउड किससे मिलकर के बना हुआ है? ये बादल किससे मिलकर के बना हुआ है? तो इसमें बहुत सारे कंप्यूटिंग रिसोर्सेज हैं। ठीक है, बहुत सारे कंप्यूटिंग रिसोर्सेज हैं। ठीक है, और ये जो कंप्यूटिंग रिसोर्सेज हैं, इनको आप क्या कर सकते हो? इनको आप विश्व में कहीं से भी, ठीक है, यानी कि ये विश्वव्यापी, अपनी सुविधा के अनुसार जब भी आपको जरूरत है उस वक्त आप एक नेटवर्क के माध्यम से इनको एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी प्रक्रिया क्या कहलाती है? ये कहलाती है क्लाउड कंप्यूटिंग। कि एक क्लाउड है कंप्यूटिंग रिसोर्सेज का, जिसको आप विश्व में कहीं से भी किसी भी समय एक नेटवर्क के माध्यम से एक्सेस कर सकते हो। ये पूरी की पूरी चीज क्या कहलाती है? ये कहलाती है आपके क्लाउड कंप्यूटिंग। ठीक है, अब देखो, ये मेरे को पता है ये तामझाम बहुत ज्यादा भारी है, इसकी लैंग्वेज बहुत ज्यादा टिपिकल है, अपन इसको समझने की कोशिश करते हैं कि होता क्या है। आप अपन सभी कॉलेज के अंदर पढ़ करके आते हैं। अपन एक एग्जांपल लेते हैं इंजीनियरिंग कॉलेज का। देखो, इंजीनियरिंग के अंदर जब आप एंटर होते हो, ठीक है, तो इंजीनियरिंग के अंदर सेमेस्टर सिस्टम होता है और हर सेमेस्टर के अंदर 6 से 10 सब्जेक्ट्स होते हैं और हर सब्जेक्ट के लिए बुक्स होती हैं। ठीक है, अब बुक्स ऑथेंटिक बुक्स भी हो सकती हैं और लोकल बुक्स भी हो सकती हैं। प्रेफर किया जाता है कि आप ऑथेंटिक बुक्स जो हैं उन्हें पढ़ें। ठीक है, अब देखना, अपन ऑन एन एवरेज मान के चल रहे हैं कि हर सेमेस्टर में मान लो 10 सब्जेक्ट हैं आपके। ठीक है,
अब 10 सब्जेक्ट हैं और आपको हर सब्जेक्ट के लिए ऑथेंटिक बुक जो है वो परचेज करनी पड़ेगी। ऑथेंटिक बुक पढ़नी है आपको फॉरेन राइटर की या इंडियन राइटर जो बहुत फेमस हो, ठीक है। तो वो बुक्स जो है वो बहुत महंगी आती हैं। सपोज करो एक बुक जो है वो हालांकि आती तो 4-5 हज़ार की है, पर अपन 1,000 रुपए की मानते हैं, ठीक है। तो हर सेमेस्टर में आपकी 10 बुक्स हैं और आपके एक बुक जो है वो 10,000 रुपए की आएगी, ऑथेंटिक बुक जो बहुत अच्छी बुक है। तो आपके पर सेमेस्टर 10,000 रुपए जो है वो तो आपकी बुक्स पे लग गए सिर्फ और सिर्फ। तो आपने फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर आप 10,000 रुपए की बुक्स लेके आए, अगले सेमेस्टर में लाओगे, अगले में लाओगे, अगले में लाओगे, अगले में लाओगे, ठीक है। और इस प्रकार से आपके खूब सारे रुपए लग जाएंगे। अब देखना इसका एक सब्स्टिट्यूट बन करके तैयार होता है। और ये जो चीज थी ये सारे स्टूडेंट करेंगे, जो भी भाई अच्छा परफॉर्म करना चाहते हैं वो सबके सब 10-10 हजार रुपए लगा करके हर साल बुक्स लेकर के आएंगे, ये सब चीजें करेंगे, ठीक है। डजंट मैटर कि किसी के पास में हो सकता है उतने रिसोर्सेज नहीं हो, उतने पैसे नहीं हो, पर फिर भी उसको करना पड़ेगा, ठीक है। या वो इंटरेस्टेड नहीं हो इतना उसके अंदर वो पैसा इन्वेस्ट करने के लिए, पर फिर भी उसको करना पड़ेगा। पर अब देखना इसका एक सब्स्टिट्यूट या एक विकल्प के तौर पे क्या किया जा सकता है कि कॉलेज प्रशासन क्या करता है, एक लाइब्रेरी की स्थापना करता है, लाइब्रेरी बना देता है, ठीक है। और उस लाइब्रेरी के अंदर वो प्रत्येक ब्रांच से रिलेटेड सारी बुक्स जो है वो कॉलेज प्रशासन अवेलेबल करवा देता है, ठीक है। ये आपको कंप्यूटर साइंस की बुक्स वहां पे मिल जाएंगी सारी की सारी, एक पूरा सेक्शन कंप्यूटर साइंस के लिए, एक सेक्शन पूरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए, एक पूरा सेक्शन जो है वो आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए, एक पूरा पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के लिए, सिविल के लिए। इस प्रकार से जितनी भी ब्रांचेस हैं उनके लिए अलग अलग सेगमेंट में पूरी की पूरी जो बुक्स हैं वो सारी की सारी अवेलेबल वहां पे करवा दी गई। अब क्या होगा, उन बुक्स को आप, ठीक है, अब हो सकता है उस लाइब्रेरी का कुछ चार्ज हो, ठीक है, 500 रुपए महीना, 200 रुपए महीना, या साल भर का कुछ हो सकता है 1,000 रुपए, 2,000 रुपए, या फिर हो सकता है वो फ्री ऑफ कॉस्ट हो, ठीक है। तो वो जो भी है वो उसके चार्जेस हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है। अपन मान करके चलते हैं कि मान लो उसके 500 रुपए पर महीना चार्ज है, ठीक है, तो पर पर्सन। तो आपने उसकी उस लाइब्रेरी की सदस्यता जो है या मेंबरशिप ले रखी है। अब क्या होगा कि जब भी आपको बुक की जरूरत होगी तो आप क्या करोगे, ऑथेंटिक बुक की जरूरत होगी जिस भी सब्जेक्ट की, आप जाओगे लाइब्रेरी के अंदर, ठीक है, और लाइब्रेरी में जाकर के और वो बुक जो है वो 5 दिन के लिए 10 दिन के लिए लेकर के आओगे और उसको पढ़ोगे और वापस उसको लौटा दोगे। तो जितनी आपको जरूरत थी उतने दिन के लिए, ठीक है, आपने अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से जितने दिन की आपको जरूरत थी उतने दिन के लिए आप वो बुक लेकर के आए, ठीक है। और बहुत ही मिनिमल कॉस्ट के ऊपर आप लेकर गए कि सिर्फ 500 रुपए आपके महीने के लग रहे हैं। वहां पे आप क्या कर रहे थे, 10,000 रुपए पूरे वो कहते हैं सेमेस्टर के 6 महीने के पे कर रहे हो। यहाँ पे आपने 500 रुपए के अंदर सभी ब्रांचों की सारी बुक्स जो है वो आप पढ़ सकते हो। समझ रहे हो चीज को? इस प्रकार से अब आपकी सिर्फ 500 रुपए लग रहे हैं और आप बहुत सारी बुक्स जो है वो पढ़ पा रहे हो, तो आपकी कितनी ज्यादा पैसे की बचत हो गई। समझ गए भी चीज को? और लाइब्रेरी को अब एक चीज देखना, जब आप वो बुक्स लेकर के आते हो, अगर आप हॉस्टल के अंदर रहे हो तो आपने ये चीज नोटिस करी होगी, हॉस्टल के अंदर से बुक्स बहुत सारी चीजें जो है वो गायब हो जाती हैं, ठीक है। आपकी कुछ भी अगर कोई ऐसी चीज है जो थोड़ी महंगी है, थोड़ी अच्छी है, ब्रांडेड है, तो बहुत उसका ध्यान रखना पड़ता है कॉलेज हॉस्टल्स के अंदर, ठीक है। मजाक मजाक में दोस्त या कोई भी उसको गायब कर देते हैं। तो अगर इतनी ऑथेंटिक बुक्स हैं तो गायब होते टाइम ही नहीं लगेगा। तो आपको उन बुक्स की सिक्योरिटी जो है वो आपको रखनी पड़ेगी, आपको ध्यान रखना पड़ेगा उसका कि वो कभी आप उसको ऐसी जगह पर नहीं भूल जाओ कि वो बारिश में भीग जाए, ठीक है, या किसी प्रकार से खराब हो जाए, ठीक है। तो उसकी देखभाल करना, उसकी सिक्योरिटी करना, ठीक है, उसका प्रबंधन करना, ये भी किसकी जिम्मेदारी होगी? आपकी। तो आपने 10,000 रुपए भी लगाए और उसकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी भी आपकी है, उसको मैनेज करने की भी जिम्मेदारी आपकी है। वहीं पे दूसरा विकल्प जो हम बात कर रहे थे वो थी लाइब्रेरी, ठीक है। लाइब्रेरी के अंदर देखना, आपने सिर्फ 500 रुपए दिए, लाइब्रेरी के अंदर आपको सारी बुक्स मिल रही है, ठीक है। उसको मैनेज करने का काम कौन कर रहा है? तो वो लाइब्रेरी प्रशासन कर रहा है। उसकी सिक्योरिटी का काम कौन कर रहा है? तो वो लाइब्रेरी प्रशासन कर रहा है। सारे काम कौन कर रहा है? वो अप टू डेट बुक्स रहे वहां पर, ठीक है, जो लेटेस्ट वर्जन है बुक्स के वो वहां पर अवेलेबल रहे, ये भी कौन सुनिश्चित करेगा? तो ये भी लाइब्रेरी प्रशासन करेगा। आपकी हेडेक हो गई जीरो, और आपको बेस्ट बुक जो है जब आप चाहोगे तब आपको अवेलेबल होगी। और अगर आप सेकेंड ईयर के अंदर भी फर्स्ट ईयर की बुक पढ़ना चाहते हो वो भी पढ़ पाओगे, और सेकेंड ईयर के अंदर अगर आप फोर्थ ईयर की कोई बुक का रेफरेंस लेना चाहते हो तो भी आपको वहां बुक अवेलेबल होगी, अदरवाइज आपको खरीद के लानी पड़ेगी खुद से। तो समझ रहे हो चीज को? तो ये इस प्रकार से क्या है, क्लाउड कंप्यूटिंग का एक उदाहरण है कि जहां पर आप क्या करते हो कि साझा जो रिसोर्सेज हैं आपके, ठीक है, उनका एक क्लाउड बना देते हो। ये क्लाउड क्या है? तो ये लाइब्रेरी है, ठीक है। इस चीज को आप समझना कि ये आपकी लाइब्रेरी है पूरी की पूरी, जिसको हमने क्लाउड बनाया है।
इसके अंदर ये जो कंप्यूटिंग रिसोर्सेज हैं ये क्या है, तो ये आपकी कंप्यूटर साइंस की बुक्स हैं, ये आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स की बुक्स हैं, ये आपकी मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बुक्स हैं, ये इलेक्ट्रिकल की बुक्स हैं, ये नॉर्मल मैगजीन्स हैं, ये आपके अखबार हैं, ये किसी और प्रकार की बुक्स हैं, और ये सारी की सारी सुविधाएं आपको क्या की जा रही है, यहाँ पर प्रदान की जा रही है, जिनको आप कभी भी कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो। समझ गए भी चीज को, ठीक है। तो ये एक क्लाउड था जिसके ऊपर आपको बहुत सारी सेवाएं प्रदान की गई। अब जब हम इसको क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में बात करते हैं तो अब हम इसको कंप्यूटर के संदर्भ में बात कर लेंगे। तो जब हम लाइब्रेरी की बात कर रहे थे तो हम बुक्स की बात कर रहे थे, ठीक है। यहाँ पे जब हम क्लाउड कंप्यूटिंग की बात करेंगे तो हम क्या करेंगे, कंप्यूटर से रिलेटेड रिसोर्सेज की बात कर लेंगे कि एक ऐसा क्लाउड, ये लाइब्रेरी थी जिसमें बुक्स थी, ठीक है। अब ये एक ऐसा क्लाउड है जिसके ऊपर आपको क्या मिल रही है, बहुत सारे कंप्यूटिंग रिसोर्सेज मिल रहे हैं, ठीक है। कोई सॉफ्टवेयर हो गए, एप्लीकेशन होगी, आपका डेटा आप वहां पे स्टोर करके रख सकते हो, आपको सर्वर जो है वो आपको वहां पर मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये सारी की सारी सुविधाएं जो है जब आपको क्लाउड के माध्यम से या नेटवर्क के माध्यम से प्रदान की जाए, भौतिक रूप से आपको लाने की जरूरत नहीं पड़े, ये कहलाता है क्लाउड कंप्यूटिंग, ठीक है। अब इसको एक और एग्जांपल से अपन समझते हैं। देखो, जैसे आपको कभी घूमने जाना है, आपको गोवा जाने का प्लान बना, आपने बनाया प्लान, वैसे तो एग्जीक्यूट होते नहीं है गोवा और लद्दाख के, बट फिर भी भाई चांस आपने बनाया और वो आपने एग्जीक्यूट भी किया। अब सारे दोस्त लोग मिलकर के लद्दाख जा रहे हो या फिर आप गोवा जा रहे हो, तो अब वहां पर आप जब जाते हो उसके बाद में अपन मोस्टली क्या करते हैं, अगर आप खुद की गाड़ी लेके गए हो तो एक अलग बात है, अदरवाइज आप फ्लाइट के थ्रू गए हो या ट्रेन के थ्रू गए हो, बस के थ्रू गए हो, वहां जाकर के हम गाड़ी रेंट पे लेते हैं। तो या तो आइदर आप कोई 4 व्हीलर या फिर 2 व्हीलर आप रेंट पे लोगे, ठीक है, यही अमूमन अपन करते हैं। अब इस चीज को समझ करके देखना, आप गोवा गए या लद्दाख गए घूमने के लिए, अब आपको वहां पर घूमना है, ठीक है। तो अगर आपको वहां पे गाड़ी चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो आपको अगर खुद को खरीदनी पड़े तो कितनी बड़ी दिक्कत हो जाएगी कि भाई आपको खुद को गाड़ी खरीदनी पड़ी। स्कूटी, मान लो अगर आपको गोवा जाकर के स्कूटी लेनी है तो आपने स्कूटी ली 70,000 की, उसके बाद में उसके अंदर पेट्रोल भरवाना, उसको उसकी सिक्योरिटी, उसका मेंटेनेंस, उसके कागजात सारे के सारे आपको तैयार करवाने पड़ेंगे, आपकी जिम्मेदारी होगी वो पूरी की पूरी, ठीक है। वहीं पे देखो वहां पर होता है रेंटल सर्विसेज, कि जो आपको बाइक्स या कार्स जो है वो आपको रेंट के ऊपर प्रोवाइड करवा देते हैं, और वो आपसे सिर्फ 300 रुपए लेंगे स्कूटी के, ठीक है। आप पूरे दिन स्कूटी चलाओ, मजे करो, पेट्रोल भरवाओ, घूमो, जो करना है आप करो, बस उसका थोड़ा ध्यान रखना है कि एक्सीडेंट नहीं करना है। बाकी क्या है, उसके कागज की जिम्मेदारी किसकी, तो वो उस व्यक्ति की, उसकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी किसकी, तो वो उस व्यक्ति की, ठीक है। और उनके हर प्रकार की सर्विस करवाना प्रॉपरली, उसको मेंटेन करके रखना किसकी जिम्मेदारी, उसकी। क्या आपको खटारा स्कूटी पकड़ाता है, नहीं, बहुत अप टू डेट जो स्कूटी वो आपको मिलती है, तो सारी की सारी जिम्मेदारी उस रेंटल सर्विस वाले की होगी। आपने सिर्फ 300 रुपए दिए, ठीक है, और आपको एक अच्छी खासी सर्विस मिल गई, और जितने टाइम के लिए आपको चाहिए थी, जितनी जरूरत थी, जब आपको डिमांड थी, जैसी आपको जरूरत थी वैसी आपको वहां पर मिल गई। आपको भाई वहां जाकर के स्कूटी लेनी खुद को अगर पड़ रही है, 70,000 रुपए लगाओगे, फिर वहां से घर पे थोड़ी लेकर के आओगे, आपको तो 3 दिन के लिए चाहिए, समझ रहे हो चीज को। तो वो जो रेंटल सर्विस प्रोवाइड करवा रहा है आपको, वो क्या है, वो एक प्रकार का क्लाउड है आपका, जिसके पास खूब सारी बाइक्स हैं, कार्स हैं, और जब आपको जरूरत है तो वो आपको क्या कर रहा है, वो सर्विस प्रोवाइड करवा रहा है, और उसके बदले हो सकता है वो आपसे कुछ छोटा मोटा चार्ज करे। समझ गए भी चीज को। तो इसमें क्या है, दोनों तरफ विन विन सिचुएशन है, दोनों को फायदा है कि आपको इतने पैसे नहीं लगाने पड़े, बदले में आपको वो सारी की सारी सुविधाएं प्राप्त होगी, ठीक है। और उसको क्या फायदा है कि वो उस चीज को मेंटेन करके चल रहा है, और बड़े लेवल पर जब उसके पास में कस्टमर्स आते हैं तो उसको भी उसके अंदर फायदा होता है, बेनिफिट होता है। तो ये म्यूचुअल बेनिफिट के ऊपर आधारित एक कंसेप्ट है क्लाउड कंप्यूटिंग। समझ गए भी चीज को। अब जब क्लाउड कंप्यूटिंग जो है ये कंप्यूटर से रिलेटेड रिसोर्सेज की बात करता है, जिसके अंदर आपके नेटवर्क, सर्वर, स्टोरेज, एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर, ये सब के सब आते हैं, जिनको आप एक्सेस किसके माध्यम से करते हो, तो जिनको आप एक्सेस करते हो हमेशा इंटरनेट के माध्यम से। इसीलिए इंटरनेट जो है वो क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए एक बहुत ही अभिन्न या अपरिहार्य चीज बन जाता है। क्यों? क्योंकि ये क्या है, ये एक वर्चुअल क्लाउड है, आभासी है ये, ठीक है, आपके सामने भौतिक रूप से उपलब्ध नहीं है। तो आपको जब भी इसको एक्सेस करना होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपको कोई नेटवर्क चाहिए होगा जिसके माध्यम से आप इससे कनेक्ट हो सको, और वो नेटवर्क एक विश्वव्यापी वर्ल्ड वाइड नेटवर्क कौन सा है, तो वो इंटरनेट है ऑब्वियसली, ठीक है। चलिए, तो ये बेसिकली अपन ने समझा क्लाउड कंप्यूटिंग होती क्या है, ठीक है। अब देखो, आपको कुछ बातें बताते हैं कि आपको जब भी क्लाउड कंप्यूटिंग की बात की जाए, सामान्य व्यक्ति को जो इसको समझ गया अच्छे तरीके से, बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आपको दिमाग के अंदर क्या चीज लेकर के आनी है, आपका जीमेल, आपका फेसबुक, आपका गूगल ड्राइव, या फिर आपका आई क्लाउड, ठीक है। आप अगर आईफोन यूज करते हो उसके ऊपर आई क्लाउड होता है,
आप अगर एंड्रॉइड फोन यूज करते हो तो उसके ऊपर आपकी गूगल ड्राइव होती है, नहीं है तो जीमेल हम सारे के सारे यूज करते हैं, फेसबुक हम सारे के सारे यूज करते हैं। ये सब क्या है, तो ये क्लाउड कंप्यूटिंग का उदाहरण है। कैसे इस चीज को देखना, एक बात बताओ, गूगल ड्राइव या आई क्लाउड की अपन बात करते हैं सबसे पहले, ठीक है। मैंने आपको बोला कंप्यूटिंग के दो हिस्से होते हैं, हार्डवेयर भी उसमें शामिल होता है, सॉफ्टवेयर भी शामिल होता है, ठीक है। देखो, आप कोई भी डेटा स्टोर कहाँ करते हो, पेन ड्राइव में करते हो, हार्ड डिस्क के अंदर करते हो, वो क्या है, वो भौतिक चीजें हैं। सर्वर के अंदर होता है हमारा डेटा स्टोर, वो सब चीजें क्या है, ये भौतिक चीजें हैं, ठीक है। पेन ड्राइव, अब आपको कोई डेटा आपने स्टोर किया, अब आपको उसको सपोज करिए आप जयपुर हैं, फिर आप घर जाते हैं, ठीक है, कि अजमेर जा रहे हैं, बीकानेर जा रहे हैं, उदयपुर जा रहे हैं, आप घर गए, वहां पे भी अगर आपको वो चीज चाहिए तो आपको पेन ड्राइव या आपकी हार्ड डिस्क साथ में लेके जानी पड़ेगी, तभी आप उस चीज को, उस सुविधा को यूज कर पाओगे, अदरवाइज आपको नहीं मिलेगा। क्योंकि अगर आप पेन ड्राइव यहाँ पे जयपुर में भूल गए तो कोई फायदा नहीं है फिर, ठीक है, वो यहाँ पर पड़ा रहेगा और आप वहां पर बैठे हो, आप किसी भी तरीके से उसको एक्सेस नहीं कर सकते। वहीं पर अगर आपने कोई चीज या कोई फोटोज हैं आपकी, कोई आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, वो अगर आपने गूगल ड्राइव के ऊपर सेव कर रखे हैं, या आपने अगर कहाँ पे डाल रखे हैं, आई क्लाउड के ऊपर डाल रखे हैं, तो आप उसको घर जाने के बाद भी जैसे ही वहां पे आप गूगल ड्राइव ओपन करोगे अपनी फोन के अंदर, लैपटॉप के अंदर, कंप्यूटर के अंदर, आप तुरंत प्रभाव से उसके साथ में इंटरनेट के माध्यम से आप उन फोटोज को, फाइल्स को एक्सेस कर सकोगे। समझ रहे हो चीज को? तो वो क्या प्रोवाइड करवा रहे हैं आपको, गूगल ड्राइव, आई क्लाउड क्या करवा रहा है, स्टोरेज। जो चीजें आप पेन ड्राइव के अंदर, हार्ड ड्राइव के अंदर, समझ रहे हो, हार्ड डिस्क के अंदर, यानी कि ये सब क्या है, ये क्या है, आपके हार्डवेयर के उदाहरण है, ठीक है। मैंने बोला कंप्यूटिंग रिसोर्सेज हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों प्रकार के हो सकते हैं, तो आपको स्टोरेज की सुविधा प्रदान कर रहा है, तो ये क्या आ जाता है, आपके हार्डवेयर वाले आगे। अब देखना आपके एप्लीकेशंस, आप में से आपने कभी ये चीज नोटिस करी होगी कि जैसे कोई आपको फोटो जो है उसका अगर आपको पैटर्न चेंज करना है, पीएनजी से आपको अगर उसको जेपीजी के अंदर कन्वर्ट करना है, किसी और तरीके से चेंज करना है, तो आप क्या करते हो, ऑनलाइन जाते हो और ऑनलाइन इसको चेंज कर देते हो, ठीक है, अपलोड कर देते हो। आपको किसी टेक्स्ट को, किसी चीज को पीडीएफ में कन्वर्ट करना है, आपके पास पीडीएफ कन्वर्टर नहीं है, तो आप ऑनलाइन जाकर के किसी साइट के माध्यम से, जो आपको क्लाउड कंप्यूटिंग की सुविधा प्रदान करता है, ठीक है, ऑनलाइन ऐसी आपको सुविधा प्रदान करता है, आप उसके माध्यम से उसको पीडीएफ में कन्वर्ट कर देते हो। और नहीं है तो आपने देखा होगा कि आजकल आपके पास अगर आपकी बर्थ की डिटेल्स हैं, आपकी जगह, जन्म स्थान की डिटेल्स हैं, ठीक है, तो आप अपनी ऑनलाइन कुंडली जो है वो भी बना सकते हो, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें क्या है, कुंडली कौन बनाता था पुराने टाइम के अंदर, पंडित बनाता था, जाकर के उसको बताई जाती थी सारी चीजें। अब ऐसे सॉफ्टवेयर आ गए हैं कि आप ऑनलाइन बस डिटेल्स भरो और सारी की सारी क्या हो जाएगी, आपकी ऑनलाइन कुंडली बन करके तैयार हो जाएगी, और वो बिल्कुल डिट्टो वही बनेगी जो आपको पंडित बना करके देगा। उससे उल्टा दो चीज हो सकता है, ज्यादा ही हो, तो ये क्या है, ये आपको सर्विस प्रोवाइड करवाई जा रही है। ये क्या हो जा रहा है, आपके यहाँ सॉफ्टवेयर प्रदान किए जा रहे हैं, आपको कोई ट्रांसलेट करनी है चीज, ठीक है, इस लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज के अंदर, आप ऑनलाइन उसको ट्रांसलेट कर सकते हो। तो ये आपकी एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर से रिलेटेड सर्विसेज भी आपको क्लाउड के माध्यम से प्रदान की जाती है। समझ रहे हो चीज को, ठीक है। आपके फेसबुक के ऊपर आप अपना डेटा जो है उसको सेव करके रखते हो, और उसको आप कहीं से भी, किसी भी जगह से एक्सेस कर सकते हो। आप जयपुर से भी कर सकते हो, आप बीकानेर से भी कर सकते हो, आप उदयपुर से भी कर सकते हो। समझ गए भी चीज को? तो इस प्रकार से क्लाउड कंप्यूटिंग एक क्लाउड है कंप्यूटिंग रिसोर्सेज का, और उनको आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। चलिए, तो आपको ये चीज समझ में आ गई होगी बेसिकली। अब हम आगे बात करते हैं। देखो, इसको बस समझना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था कि बेसिकली क्लाउड कंप्यूटिंग है क्या। अगर आपको समझ में आ गया है तो फिर आप उसको आगे जो है सारी चीजें आप उसकी देख सकते हो कि क्या बेनिफिट्स हैं उसके और क्या क्या चैलेंजेस हैं उसके। देखो, अब ये जो क्लाउड होता है, ठीक है, ये इसको किसी भी प्रकार से आप एक्सेस कर सकते हो, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। आप इसको आपके स्मार्टफोन के माध्यम से कर सकते हो, मोबाइल के माध्यम से कर सकते हो, आपके टैबलेट या कंप्यूटर के माध्यम से, लैपटॉप के माध्यम से, कैसे भी कर सकते हो। मैंने आपको बोला जब भी आपको क्लाउड कंप्यूटिंग सोचना हो, आप कुछ 3-4 चीजों के बारे में सोचना। जैसे देखो, आपका जीमेल आपके फोन के अंदर भी है, ठीक है, आपके लैपटॉप के अंदर भी होगा, आप किसी तीसरी जगह जाकर के भी अगर आप उसको लॉग इन करते हो तो वहां पर भी होगा, ठीक है। जैसे क्या होता है कि आप कभी फॉर्म भरने गए हो और आपको कोई आप अपनी एसएसओ आईडी जो है उसका पासवर्ड भूल गए, तो आप क्या करते हो, फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करते हो और जीमेल पर आपका उसका पासवर्ड आता है। अब जीमेल आपके पास उस वक्त नहीं है या कुछ भी ऐसी चीज नहीं है, तो आप क्या करते हो, वहां पे उसी जगह पर जीमेल जो है उसको लॉग इन करते हो और वो मेल आपको प्राप्त हो जाता है,
या कोई जो चीज आपको वहां पर चाहिए थी वो आपको मिल गई। तो हुआ क्या, क्लाउड कंप्यूटिंग के माध्यम से आप किसी भी जगह से, ठीक है, उन रिसोर्सेज को यूज कर सकते हो और वो चीजें वैसी की वैसी ही रहती हैं। कि अगर आपने आपके मोबाइल के अंदर जीमेल ओपन करके और कोई मैसेज जो था या कोई मेल था उसको अगर आपने रीड कर लिया है, तो अगर आप उसके बाद में किसी कंप्यूटर के अंदर भी इसको ओपन करोगे तो आपको वो वाला मैसेज क्या होगा, रीड ही दिखाएगा, ठीक है, कि उसको ऑलरेडी रीड कर लिया गया है। तो अब ये क्या है, जीमेल एक सर्विस है जो आपको क्लाउड कंप्यूटिंग के माध्यम से प्रोवाइड करवाई जा रही है। आप मेल को, आपके मेल्स को, मैसेजेस को कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो। समझ रहे हो चीज को। ये इस प्रकार के कुछ डे टू डे जो हैंडी कुछ चीजें हैं जो हम डेली लाइफ के अंदर यूज करते हैं। अगर आप उनसे उनको लिंक कर लोगे क्लाउड कंप्यूटिंग को, तो देखो इसकी लैंग्वेज थोड़ी टिपिकल थी, लेकिन आप खुद से उसको समझने में और उसको परिभाषित करने में आप इजीली उसको कन्वर्ट कर लोगे, ठीक है। तो ये है आपका बेसिकली क्लाउड कंप्यूटिंग। इसके बाद हम बात करते हैं कि क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर सर्विस मॉडल्स क्या क्या हैं, कि इसके अंदर क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करवाई जाती हैं। देखो, क्लाउड कंप्यूटिंग के माध्यम से बहुत प्रकार की सेवाएं आपको प्रदान की जा सकती हैं, लेकिन प्राइमरीली अगर हम बात करें कि मुख्य रूप से अगर कौन कौन सी सर्विसेज हैं, तो वो ये तीन है कि सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, ठीक है, या फिर आपको कोई प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस प्रोवाइड करवाया जाएगा, या फिर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस प्रोवाइड करवाया जाएगा, और एक और चीज है कि स्टोरेज एज ए सर्विस आपको प्रोवाइड करवाया जाए। इसका उदाहरण क्या है, तो ये आपका गूगल ड्राइव हो गया, आपका आई क्लाउड हो गया, ये सारे के सारे क्या है, ये इसी के उदाहरण है। एक और एग्जांपल आप ध्यान रखना, जब भी आपको अगर क्लाउड कंप्यूटिंग की बात करनी हो तो डिजी लॉकर। डिजी लॉकर एक ऐसी एप्लीकेशन है जिसके ऊपर आप अपने डॉक्यूमेंट्स, आपकी 10th की मार्कशीट, आपकी दूसरी जो डॉक्यूमेंट्स हैं, आपका ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, वो सारे के सारे आप उसके ऊपर अपलोड कर दो। अब आप अगर मान लो जैसे आप जा रहे हैं और उस वक्त आपके पास में आप रास्ते पे जा रहे हैं और आपके पास बाई चांस आपका लाइसेंस नहीं है, ठीक है, या कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, और पुलिस वाला आपको रोकता है, तो आप डिजी लॉकर के माध्यम से आप उसको वो डॉक्यूमेंट, आपका लाइसेंस दिखा सकते हो, ठीक है। तो लाइसेंस आप घर पे भूल गए हो, अब आप या तो घर जाकर लेकर गया उस लाइसेंस को, ठीक है, बट आपने क्या किया, क्लाउड कंप्यूटिंग का सहारा लिया। और क्लाउड कंप्यूटिंग मतलब डिजी लॉकर, जिसके ऊपर आपका डेटा वहां पे आपने स्टोरेज के रूप में आपने वहां पर सेव कर दिया था। आपने जैसे ही उसको डिजी लॉकर को ऑन किया, इंटरनेट के माध्यम से आपने क्या किया, उस डॉक्यूमेंट को एक्सेस कर लिया। समझ रहे हो चीज को, ठीक है। चलिए एक एक करके देखते हैं कि ये सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस और इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस क्या है। सबसे पहले बात करते हैं सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस की, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस जो है वो SaaS इसे कहा जाता है, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, ठीक है। इसके बारे में बात करें तो देखो, नाम अपने आप में बता रहे हैं कि इसमें हमारे को किसकी सेवाएं प्राप्त होगी क्लाउड कंप्यूटिंग के माध्यम से। तो कोई सॉफ्टवेयर जो आपको सेवाएं प्रदान करता है, वो सेवाएं आपको क्लाउड कंप्यूटिंग के माध्यम से दी जा रही हैं, ठीक है, कि वो सॉफ्टवेयर आपको क्लाउड कंप्यूटिंग पे दिया जा रहा है कि जिसको आप एक्सेस कर सको, उसकी सेवाएं जो हैं उसको ले सको। तो ये क्या है, इट इन्वॉल्व्स द लाइसेंसर ऑफ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन टू द कस्टमर्स, ठीक है, कि कोई एप्लीकेशन है या कोई सॉफ्टवेयर है वो आपको एक्सेस करने या यूज करने के लिए दिया जा रहा है, और इट इज टिपिकली प्रोवाइडेड थ्रू पे एज यू गो या फिर ऑन डिमांड मॉडल। पे एज यू गो का मतलब क्या है, देखो कुछ सर्विसेज हो सकता है फ्री हो, कुछ सर्विसेज ऐसी हो सकती हैं जिनके लिए सामने वाला चार्ज करे। चार्ज कैसे, लाइब्रेरी का उदाहरण बताया था, देखो फ्री में कैसे मैनेज करेगा वो लाइब्रेरी, जब वो 1000 लोगों से 500 रुपए लेगा तभी तो वो इतनी बुक्स को मेंटेन कर पाएगा ना, ठीक है। तो उसी प्रकार से क्या है कि हो सकता है कुछ सर्विसेज ऐसी हों जिनके अंदर आपको पैसा देना पड़े, कि जितनी जितनी जैसे जैसे आप सर्विस ले रहे हो वैसे वैसे आपको पैसा पे करना पड़े, ठीक है। और दूसरी सी खास बात क्या हो सकती है कि ऑन डिमांड, जब आपको जरूरत है तब आपको वो सर्विस मिलेगी। इसका एग्जाम्पल जो है वो क्या है आपका, तो ये आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है वो इसका एग्जाम्पल है, ठीक है, कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर आप कोई भी डॉक्यूमेंट आपने बना करके रखा हुआ है, कुछ भी किया है, तो आप उसको कहीं से भी, इस पूरे विश्व के अंदर आप कहीं पे भी हो, भले आपने बनाया वो डॉक्यूमेंट आपके घर पे होगा, लेकिन अगर आपने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के ऊपर आपने गूगल ड्राइव के थ्रू या किसी दूसरे के थ्रू उसको सेव कर रखा है, तो आप उसको कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। ये है आपका सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस बनाने वाला, कि आप आपकी ऑनलाइन कुंडली बना सकते हो, तो वो क्या है, वो भी आपको सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस प्रोवाइड करवाया जा रहा है, कि आप अपनी बर्थ डिटेल जो है वो उसके अंदर भरो और आपको कुंडली जो है वो बन करके तैयार मिलेगी, ठीक है। चलिए अगली बात करते हैं हम प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस की, ठीक है। देखो
प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस जो है, ये हम जो 3 मॉडल देख रहे हैं इनके अंदर सबसे टिपिकल मॉडल है, सबसे कॉम्प्लेक्स मॉडल है, सबसे टफ है ये, ठीक है। टफ क्यों हो जाता है इसको आगे हम बात करेंगे। देखो ये जो प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस मॉडल है ये थोड़ा सा सिमिलर है आपका सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस से, ठीक है, लेकिन उससे डिफरेंट कैसे है, थोड़ा सा सिमिलर है। सिमिलर इसलिए है क्योंकि यहाँ पर भी कुछ सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन से रिलेटेड ही बात करेंगे हम, लेकिन अलग कैसे है, अलग ऐसे है कि वहां पर तो आप सॉफ्टवेयर की सुविधा ले रहे थे, ठीक है, वहां पर आप यूजर थे, कस्टमर थे जो आप उसकी सुविधा ले रहे थे, ठीक है, उस सॉफ्टवेयर की। लेकिन यहाँ पर क्या किया जा रहा है, क्लाउड कंप्यूटिंग के माध्यम से आपको कोई सॉफ्टवेयर बनाने की सुविधा प्रदान की जा रही है, ठीक है, कि आप कुछ सॉफ्टवेयर बना सको, कुछ तामझाम बना सको उसके लिए, ठीक है, या कोई एप्लीकेशन आप डेवलप कर सको, ठीक है। वो डेवलप करने के लिए जो चीजें हैं या जो प्लेटफॉर्म है वो प्रोवाइड करवाया जाए अगर क्लाउड कंप्यूटिंग के माध्यम से, तो उसे कहेंगे हम प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस मॉडल, ठीक है। अब ऑब्वियसली बात है इसको आप एक्सेस कैसे करोगे, तो आप इसको इंटरनेट के माध्यम से एक्सेस कर सकते हो। ये इसके कुछ एग्जांपल हैं। देखो ये एक्चुअली आपको थोड़ा समझने में या इसको रिलेट करने में दिक्कत होगी क्योंकि ये हमसे रिलेटेड नहीं है, ये एंड यूजर या फिर कस्टमर से रिलेटेड नहीं है, ये एप्लीकेशन डेवलपर्स जो होते हैं उनसे रिलेटेड है, ठीक है। ये हमारा काम है चीजों को यूज करना, सॉफ्टवेयर को, एप्लीकेशंस को यूज करना, उनको बनाना हमारा काम नहीं है, ठीक है। तो ये बनाने वालों के काम का है। चलिए अगली हम बात करते हैं आपके इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, ठीक है, IaaS। अब इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस क्या है, तो ये भी अपने आप में नाम बता रहा है कि ऐसी क्लाउड कंप्यूटिंग जिसके अंदर सेवा के तौर पर या किसकी सर्विस आपको मिलेगी, तो इंफ्रास्ट्रक्चर आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा, आधारभूत ढांचा। आधारभूत ढांचा क्या होता है, जो बेसिक चीजें आपको कंप्यूटिंग के अंदर चाहिए होती है, जैसे जैसे कि स्टोरेज, कि आपको आपका डेटा कहीं पर सेव करके रखना है, जैसे गूगल ड्राइव, आपका iCloud, वो सारे के सारे इसी के एग्जांपल है। मैंने बोला था भाई आपको कि भाई पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क, हार्ड ड्राइव, यहीं पे तो आप अपना डेटा सेव करते हो, ठीक है, तो वो क्या है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर है। अब मेरे को एक बात बताओ, मैंने बोला था आपको कि भाई आपको कोई डेटा सेव करके रखना है और आपको उसको कहीं से भी एक्सेस करना है, तो अगर आपने उसको किसी हार्डवेयर में स्टोर करके रखा हुआ है तो आपको वो हार्डवेयर हमेशा कैरी करना पड़ेगा। वही अगर आपने उसको क्लाउड के ऊपर सेव कर दिया है तो उस क्लाउड को आप इंटरनेट के माध्यम से कभी भी एक्सेस कर सकते हो। समझ रहे हो चीज को? तो ये वही यहाँ पर है, उसी एग्जांपल के थ्रू आप इसको समझना। इसके अंदर क्या किया जाता है, तो इसके अंदर आपको जो भी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सारा का सारा इसके अंदर प्रोवाइड करवाया जाता है, ठीक है। और वो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो क्या क्या इंक्लूड होता है उसके अंदर, तो उसके अंदर आपके ऑपरेटिंग सिस्टम से लेकर के, सर्वर से लेकर के, स्टोरेज एरिया से लेकर के, बाकी जितनी भी चीजें हैं वो सारी की सारी इसके अंदर प्रोवाइड करवाई जाती है आपको, ठीक है। ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सॉफ्टवेयर का ही एक प्रकार होता है। सॉफ्टवेयर जो है वो 2-3 प्रकार के होते हैं। जैसे सबसे मेन होता है उसके अंदर ऑपरेटिंग ये सिस्टम या फिर सिस्टम सॉफ्टवेयर, और आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स होते हैं, और आपके एप्लीकेशन डेवलपिंग सॉफ्टवेयर्स होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार की चीजें होती हैं। आपके सर्वर प्रोवाइड करवाए जाते हैं। देखो कई बार आपको बहुत ही हाई लेवल की कंप्यूटिंग करनी होती है, ठीक है, तो उसके लिए आपको या तो सर्वर खुद के बनाओ, आप बहुत बड़ा तामझाम इकट्ठा करो हाई प्रोसेसिंग स्पीड वाले, अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, क्लाउड्स की सहायता ले सकते हो, ठीक है। आपको बहुत ज्यादा डेटा अगर स्टोर करके रखना है तो पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क खरीदनी पड़ेगी, नहीं तो आप उसको क्लाउड के ऊपर सेव कर सकते हो। तो ये कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जो चीजें हैं ये आपको प्रोवाइड करवाई जाती हैं, लेकिन इसके लिए एक्सेस जो है वो किसी आईपी बेस्ड डिवाइस से ही आपको मिलता है। जो भी इंटरनेट के माध्यम से अपन यूज करते हैं, ठीक है, उनका एक कुछ आईपी एड्रेस होता है, उसी के माध्यम से आप उसको एक्सेस कर सकते हो। क्यों? क्योंकि ऐरा गैरा नत्थु गैरा आकर के थोड़ी लेगा भाई, पता तो चलना चाहिए ना कौन व्यक्ति है, कौन सा डिवाइस है जो उसकी सेवाएं ले रहा है। तो इसलिए आईपी बेस्ड जो है उसके माध्यम से आपकी आइडेंटिटी सुनिश्चित की जाती है और आपको ऑन डिमांड सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करवाई जाती है, ठीक है। उसके बाद में इंफ्रास्ट्रक्चर जो है अदरवाइज आपको खरीदना पड़ेगा। मैंने बोला पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क, ये जस्ट एग्जांपल है आपको समझाने के लिए। आपको सारी की सारी चीजें या सर्वर आपको खरीदने पड़ेंगे, लेकिन क्योंकि आप क्लाउड की सहायता ले रहे हो तो आपको उनको खरीदने की या परचेज करने की कोई जरूरत नहीं है। और जो क्लाउड्स है वो इसी के ही एग्जांपल हैं आपके। समझ गए भी चीज को? चलिए, तो ये कुछ बेसिक इसके मॉडल थे। उसके बाद में हम आगे बात करते हैं, इसको थोड़ा सा समझते हैं। देखो जो हमने सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस की बात करी थी, उसके बाद में हमने प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस की बात करी थी, और उसके बाद हमने इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस की बात करी थी। तो देखो ये जो सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस है ये एंड यूजर्स के लिए है, उपभोक्ताओं के लिए, हम जैसे लोगों के लिए है, ठीक है।
और ये जो प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस है, जहां पर क्लाउड को एज ए प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाया जा रहा है कि आप कोई एप्लीकेशन, कोई सॉफ्टवेयर, कोई नई चीज डेवलप कर सको, ये हमारे लिए नहीं है, ये एप्लीकेशन डेवलपर्स जो हैं उनके लिए है, ठीक है। और सबसे लास्ट के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर वाला है, वो इन दोनों के लिए, किसी के लिए भी हो सकता है, जो भी उसके माध्यम से इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, जिसको भी उसकी जरूरत है वो इसको ले सकता है। समझ गए भी चीज को। चलिए इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। देखो ये जो क्लाउड सर्विसिंग होती है, इसका बेनिफिट कौन उठाता है? तो क्लाइंट जो है वो इसका बेनिफिट उठाता है। किसके माध्यम से उठा सकता है? तो आप अपने मोबाइल के माध्यम से उठा सकते हो, आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप जिसके अंदर कोई भी वेब ब्राउजर होता है, जैसे गूगल क्रोम हो गया, आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, मोजिला फायरफॉक्स हो गया, दूसरे कोई है, ठीक है, बिंग हो गया, उनके माध्यम से आप इसको यूज कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। इसके अंदर क्या क्या होता है देखो, तो सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस के अंदर आपका देखो ऑफिस सूट, जिसकी हमने बात करी थी, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365, ऑफिस सूट, आपका ईमेल, आपके ऑनलाइन गेम्स, आप ऑनलाइन गेम्स खेलते हो खूब सारे, वो सारे के सारे क्या है? तो वो यही है, ठीक है। उसके बाद में आपका ये प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, इसके अंदर क्या होती है? तो ये एप्लीकेशन डेवलपर्स जो हैं उनके लिए आपको प्रोवाइड करवाई जाती है, कुछ टूल्स होते हैं जिनके माध्यम से एप्लीकेशंस डेवलप की जाती हैं, कुछ चीजें और होती हैं वो प्रोवाइड करवाई जाती हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर भी कुछ ये बेसिक चीजें होती हैं। समझ गए भी चीज को। तो इस प्रकार से जो सर्विस के मॉडल हैं क्लाउड कंप्यूटिंग के, वो हमने देख लिए। अब हम बात करते हैं डिप्लॉयमेंट मॉडल्स की, कि किस प्रकार से क्लाउड कंप्यूटिंग के प्रकार क्या हो सकते हैं, टाइप क्या हो सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली 4 प्रकार की हो सकती है, कहीं पे आपको 3 प्रकार भी इसके देखने को मिलेंगे। एक है आपका पब्लिक क्लाउड, दूसरा है प्राइवेट क्लाउड, तीसरा है आपका कम्युनिटी क्लाउड, और चौथा है आपका हाइब्रिड क्लाउड, ठीक है। ये क्या होते हैं अपन देखते हैं इनको एक एक करके। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइवेट क्लाउड की। अभी तक आप क्लाउड का मतलब समझ चुके होंगे। क्लाउड का मतलब एक आभासी ऐसी जगह है, ठीक है, जहां पर आपको कंप्यूटिंग से रिलेटेड रिसोर्सेज आपको प्रोवाइड करवाए जाते हैं। जिसको मेंटेन कौन करता है? उसको मेंटेन करता है जो भी वो सेवा प्रदान कर रहा है वो इंस्टीट्यूशन, ठीक है। जैसे फेसबुक जो है, फेसबुक आपको लोगों से कनेक्ट होने की सुविधा प्रदान करता है। आप उसके ऊपर अपना डेटा, अपनी चीजें सेव करते हो, कि भाई आप अपनी फोटो, प्रोफाइल फोटो लगाते हो, आप अपनी कुछ चीजें उसके ऊपर अपलोड करते हो, आप जहाँ घूमने गए हो उसकी यात्रा जो है उससे रिलेटेड कुछ चीजें होती है, वो सारी की सारी, तो वो सारी चीजें सेव कहाँ हो रही है? तो वो फेसबुक के सर्वर के ऊपर हो रही है। वो काम कौन कर रहा है, सुविधा कौन प्रदान कर रहा है, सारी की सारी, तो वो फेसबुक करवा रहा है आपको, ठीक है। तो उसी प्रकार से इन चीजों को समझना। देखो इसके टाइप सबसे पहले बात करते हैं हम प्राइवेट की, ठीक है। तो प्राइवेट जो आपका क्लाउड होता है, उसको, इसका नाम अपने आप में बता रहा है कि इसको एक्सेस कौन करेंगे? तो इसको एक्सेस करेंगे सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड लोग, ठीक है। ये प्राइवेट होता है, इसके अंदर पब्लिक, आम आदमी आकर के इसको यूज नहीं कर सकता। इसको सिर्फ और सिर्फ वही लोग यूज कर सकते हैं जो उसके लिए ऑथराइज्ड हैं, ठीक है। आपके घर के अंदर अगर कोई चीज है तो उसको आपके परिवार वाले ही यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि गली चलता आया और आकर के उस चीज को यूज करके चला गया, लो लोग मेरे भी ये सामान है, ये फ्रिज के अंदर रख दो, मैं थोड़ी देर बाद आऊंगा, रख क्या दो, रख के चला गया, थोड़ी देर बाद में आया लेकर के चला गया, ऐसा नहीं होता ना। आपका जो फ्रिज है उसको कौन यूज करेगा? सिर्फ आपके परिवार के लोग ही करेंगे। तो वो क्या हो गया? तो वो प्राइवेट क्लाउड का उदाहरण हो गया, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं अगली पब्लिक क्लाउड की। पब्लिक क्लाउड जो है, इसका उदाहरण अगर हम देखें तो इसको देखो समझने के लिए आप प्याऊ का उदाहरण लो। जो हमारे यहाँ पे दानदाता होते हैं या लोग बाग जो है वो प्याऊ बनवाते हैं, और उस प्याऊ को क्या करते हैं, वो पब्लिक को डोनेट कर देते हैं। वहां पर वाटर कूलर लगा देंगे, ठीक है, और वहां पर वो पानी की टंकी, उनकी सारी चीजें होगी, और वाटर प्यूरिफायर होगा, और वो पब्लिक के लिए ओपन कर देंगे। अब आम आदमी, कोई भी व्यक्ति जो है वो उसको यूज कर सकता है उस पानी को, यानी कि पब्लिक एक्सेस है उसके लिए। तो उसी प्रकार से जब ऐसे क्लाउड सर्विसेज जिसके लिए प्रत्येक आम आदमी को छूट हो, कोई भी व्यक्ति उसको एक्सेस कर सकता है कहीं से भी इंटरनेट के माध्यम से, तो वो क्या कहलाएंगे? तो वो आपके कहलाएगा पब्लिक क्लाउड कंप्यूटिंग, ठीक है। चलिए उसके बाद में अगला है आपका हाइब्रिड। हाइब्रिड जो है वो एक ऐसी चीज है जिसके अंदर कुछ प्राइवेट के भी गुण होते हैं, तो कुछ आपके पब्लिक वाले के भी गुण होते हैं। प्राइवेट वाला तो कंप्लीटली प्राइवेट है, कि उसके अंदर तो जो लोग ऑथराइज्ड हैं सिर्फ वो ही उन रिसोर्सेज को यूज कर सकते हैं। समझ गए भी चीज को। और पब्लिक वाले के अंदर क्या है? तो पब्लिक वाले में हर कोई यूज कर सकता है, आम आदमी के लिए ओपन है, सबके लिए ओपन है। और हाइब्रिड वाले के अंदर कुछ गुण इसके होते हैं तो कुछ गुण इसके होते हैं, कि कुछ सुविधाएं ऐसी हैं जो सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड लोगों के लिए हैं, तो कुछ सुविधाएं ऐसी हैं जो आम जनता के लिए या आम पब्लिक के लिए है, कि कोई भी यूजर उसको यूज कर ले वो तो पब्लिक हो जाएगी,
और कोई भी लिमिटेड यूजर या कोई ऑथराइज्ड है सिर्फ वही यूज कर पाए तो वो प्राइवेट। तो जब किसी क्लाउड सर्विस के अंदर इन दोनों के गुण होते हैं कि कुछ लिमिटेड चीजें प्राइवेट हो, कुछ लिमिटेड चीजें पब्लिक हो, तो वो क्या कहलाएगा? आपका हाइब्रिड कहलाएगा। और उसके बाद में अगला जो टाइप आता है वो है आपका कम्युनिटी। ठीक है, कम्युनिटी के अंदर क्या होता है कि ये सर्टेन ग्रुप के लिए, ठीक है, कि या सर्टेन ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, सबके लिए नहीं, लेकिन कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के लिए क्या होता है कि ओपन होता है, तो उसे कहा जाता है आपका कम्युनिटी क्लाउड कंप्यूटिंग। समझ गए भी चीज को? तो इस प्रकार से आपकी जो क्लाउड कंप्यूटिंग है वो 4 प्रकार की हो सकती है। बेसिकली इसको 3 प्रकार बोल सकते हो आप, 4 प्रकार बोल सकते हो कि प्राइवेट हो गया, आपका पब्लिक हो गया, हाइब्रिड हो गया और आपका कम्युनिटी हो गया। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं कि क्लाउड कंप्यूटिंग के फायदे क्या क्या हैं। देखो, क्लाउड कंप्यूटिंग के जब भी आपको फायदे देखने हो, हमेशा इस एग्जांपल को याद करना कि एक लाइब्रेरी है, आप इतनी महंगी बुक्स नहीं ले सकते थे, आपका फ्रेंड भी नहीं ले सकता था, आम बच्चा नहीं ले सकता। तो क्या हुआ कि लाइब्रेरी जो है वो बना दी गई और वहां पे कॉलेज प्रशासन ने लाकर के सारी बुक्स रख दी। ठीक है, उनको मेंटेन करता कौन है? तो कॉलेज या लाइब्रेरी प्रशासन करता है। उनकी सिक्योरिटी, उनको अप टू डेट रखना, सारी काम कौन करता है? तो सारा लाइब्रेरी या कॉलेज प्रशासन करता है। आप बस उसके लिए एक नॉमिनल फीस जो है वो पे करते हो और सारी सुविधाएं जो है वैसी की वैसी आप उपभोग करते हो उनको। ठीक है, चलिए, तो अब उसी को जैसे ही आप दिमाग में लाओगे सारी चीजें आपके सामने क्लियर हो जाएंगी ये। ठीक है, बस वहां पर बुक्स हैं, यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर कंप्यूटर रिसोर्सेज हैं, कंप्यूटिंग रिसोर्सेज हैं। ठीक है, चलिए एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहला जो इसका बेनिफिट है वो ये कि ये इसके माध्यम से, क्लाउड कंप्यूटिंग के माध्यम से कंप्यूटिंग रिसोर्सेज प्रोवाइड करवाना बहुत ही चीप हो जाता है, बहुत सस्ता हो जाता है। ठीक है, कैसे? कि भाई अब आपको हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर खरीदने के लिए इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, पैसे की जरूरत नहीं है। भाई देखो, सिंपल सी चीज ये है कि आपको खूब सारी मूवीज देखनी है, तो एक आप क्या करो, आप नेटफ्लिक्स या हॉटस्टार जो है इसका कनेक्शन ले लो। ठीक है, आप सिर्फ 300 रुपए जो है वो पे करोगे साल के, या जो एक नॉमिनल जो भी उनकी फीस है, और आप सारी की सारी मूवीज जो है, हिंदी हो, इंग्लिश हो, किसी भी जगह की, किसी भी देश की मूवीज हो और बिल्कुल लेटेस्ट मूवीज हो, आप उन सबको एक्सेस कर पाओगे वहीं पे। या फिर आप एक काम करो, 5,000 रुपए लगाओ, अच्छी सी एक हार्ड डिस्क लो और उसके अंदर फिर जो है आप मूवीज जो है आपकी स्टोर करना शुरू करो। क्या वो अप टू डेट होंगी? नहीं होंगी। ठीक है, आपको या तो अप टू डेट उनको रखना पड़ेगा, या फिर उसकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी तो वो भी आपकी होगी, उसको मैनेज करके रखने की जिम्मेदारी वो भी आपकी होगी। ठीक है, और क्या सारी मूवियां उसके अंदर आ सकेंगी? तो नहीं आ सकेंगी। वहीं पे आपको, आप देखोगे नेटफ्लिक्स हो गया, इस प्रकार की जो आपको क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं, दूसरी और चीजें हैं। ठीक है, जस्ट ये एग्जांपल है। तो क्या हो गया, आपके लिए ये सारी चीजें बहुत बहुत सस्ती पड़ जाएंगी, क्योंकि आपको इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर के अंदर। ठीक है, उसके बाद में भाई आपको आपकी कुंडली तैयार करनी है, तो आपको कोई उसके लिए अलग से सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं है, आप वो क्लाउड सर्विसेज जो है उनको यूज कर सकते हो, या आपको अलग से जाकर के पंडित के पास जाने की जरूरत नहीं है। एंटीवायरस वाली कई सुविधाएं होती हैं। ठीक है, कि आप ऑनलाइन जो है कई बार आपको एंटीवायरस जो है वो प्रोवाइड करवाए जाते हैं, अदरवाइज आपको 900-1000 रुपए लगा करके एंटीवायरस खरीदना पड़ता है। नहीं है तो वो आपको सर्टेन कुछ प्राइस लेकर के और आपकी एक बार की जो है वायरस से रिलेटेड आपकी डिटेल्स जो है वो चेक कर लेते हैं। समझ रहे हो? तो इस प्रकार से आपको बहुत सस्ता पड़ता है, क्योंकि आपको ना तो इन्वेस्ट करने की जरूरत पड़ती है किसी भी हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर या इंफ्रास्ट्रक्चर में, और आप सिर्फ जितना यूज करते हो ना उतना ही पे करते हो। ठीक है, कि जिस स्टेप पर, अब भाई मैंने हार्ड डिस्क ली, लेकिन मैं उसका सिर्फ और सिर्फ, मेरे को इतनी जरूरत ही नहीं थी, लेकिन या आप कह लो कि भाई मैंने पेन ड्राइव ली और मेरे को सिर्फ उसके अंदर छोटे मोटे मेरे डॉक्यूमेंट रखने थे, बाकी वाली पूरी की पूरी स्पेस उसकी खाली पड़ी है। 32 GB की ली या मैंने उससे भी बड़ी ली, मेरे डॉक्यूमेंट्स 1 GB के अंदर आ गए या 500 MB के अंदर आ गए, वो बाकी पूरी की पूरी यूं ही पड़ी है, लेकिन मैंने पे तो पूरी के लिए करना पड़ा मेरे को। वहीं पर आप यहाँ पर जितना यूज करोगे आप उसके अकॉर्डिंगली पे करो, और हो सकता है आपको काफी सारी चीजें फ्री भी मिल रही हो। ठीक है, उसके बाद में नो एडमिनिस्ट्रेटिव और मैनेजमेंट कॉस्ट। मैंने आपको बोला भाई आप अगर कोई चीज, जैसे लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी के मेंटेनेंस की जरूरत, सिक्योरिटी वाला काम सारा का सारा कौन देखेगा? तो वो सारा काम देखेगा कॉलेज प्रशासन, आपको देखने की जरूरत नहीं है। तो इस कारण से ये बहुत चीप हो जाती है, बहुत सस्ती पड़ती है। फिर अगली देखते हैं हम, सिक्योर या सिक्योरिटी रिलेटेड। देखो कि ये ज्यादा सेफ होती है चीजें, क्लाउड कंप्यूटिंग। अगर किसी अच्छी कंपनी की सहायता सर्विस ली जाए तो क्लाउड कंप्यूटिंग बहुत सेफ और सस्ती पड़ती है। सेफ कैसे है? देखो, अगर आपने कहीं पर भी कोई डेटा वेटा या कोई चीजें जो है वो आपने रखी हैं, तो उसको मैनेज करना, उसकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी किसकी है? आपकी है। ठीक है, आपने अगर आपके लैपटॉप के अंदर या कंप्यूटर के अंदर एंटीवायरस आपका नहीं है,
ठीक है, तो क्या होगा कि भाई उसके हैक होने की या डेटा के ऑल्टर होने की बहुत ज्यादा संभावना रहेगी। वहीं पर अगर क्लाउड के ऊपर आपने वो डेटा सेव करके रखा हुआ है तो क्लाउड को सिक्योर रखने की जिम्मेदारी किसकी है? तो वो गूगल की है, जिसका वो क्लाउड है उसकी है, या फिर आईफोन वालों की है, ठीक है, एप्पल वालों की है। आप बिल्कुल निश्चिंत हो, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि आपकी सिक्योरिटी जो है वो सुनिश्चित होती है। भाई ऑब्वियस सी बात है, आपकी रिसोर्सेज से या आपकी एक्सपर्टीज से कहीं ज्यादा बेटर एक्सपर्टीज गूगल वालों के पास है या फिर एप्पल वालों के पास है, ठीक है। तो आपका डेटा सिक्योर रहता है, आपकी चीजें सिक्योर रहती हैं। फिर तीसरा इसका बेनिफिट है डेटा बैकअप एंड रिकवरी, कि आपके यहाँ से मान लो डेटा अगर कभी गायब हो गया, लेकिन आपने अगर इसको क्लाउड के ऊपर सेव कर रखा था, तो क्या होगा कि आप उसको इजीली रिकवर कर पाओगे, कहीं से भी रिकवर कर पाओगे। फिर यूज क्लाउड स्टोरेज, कि भाई आपकी चीजें लिमिटेड हो सकती हैं। आप पेनड्राइव 32 जीबी की लेकर गए हो तो उसके अंदर 32 जीबी रहेगा, लेकिन क्लाउड के ऊपर आपको अनलिमिटेड सर्विस, जितना आप पे करो उसके अकॉर्डिंगली आपको बहुत ज्यादा सुविधाएं प्रदान की जा सकेंगी, वो भी कम रेट के अंदर, ठीक है। फिर सीमलेस, यानी कि निर्बाध रूप से आपको जो है वो सेवाएं प्रदान होती है। निर्बाध रूप से कैसे? कि आप कभी भी कहीं से भी वो जो चीज है उसको एक्सेस कर सकते हो, सेवा को ले सकते हो। आप फेसबुक क्या मना करता है कि रात को 12 बजे नहीं ओपन करना है या सुबह 3 बजे ओपन नहीं करना है? ऐसा नहीं है, ठीक है। पर वही आप अगर किसी फिजिकल कोई भौतिक जगह होती तो आपको वहां पर दिक्कत आती। अपन इसका सिंपल सा एग्जांपल ऐसे ले लेते हैं कि कई आप एक ऑनलाइन लाइब्रेरी होती है, ठीक है, जहां पर आपको खूब सारी बुक्स मिलती हैं, ठीक है। किंडल विंडल है, आपने अगर कभी यूज किया हो अमेज़न का, या फिर आप एक भौतिक लाइब्रेरी है, तो वो लाइब्रेरी तो सुबह से शाम तक जब तक ओपन है तभी तक आप जा सकते हो। लेकिन ऑनलाइन अगर आपकी लाइब्रेरी है, ऑनलाइन अगर आपने बुक सेव करके आपकी मर्जी पड़ी, वहां से आप जो है जिस भी टाइम जिस भी जगह से आप उसको एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। तो निर्बाध रूप से या सीमलेसली आपको वो सर्विस जो है वो प्रोवाइड की जा सकती है। फिर पर्सनलाइज्ड, आप अपने हिसाब से चीजों को जो है वो मैनेज कर सकते हो। देखो जैसे जीमेल है या फेसबुक है, इसके अंदर आप अपनी प्रोफाइल लगाते हो, प्रोफाइल पिक लगाते हो, थीम लगाते हो, जैसी आपकी मर्जी पड़ी आप वैसे उन चीजों को कर सकते हो। तो ये भी इसके बेनिफिट है, एडवांटेज है इसके अंदर, ठीक है। आप अपने वाले में भी कर सकते हो, उसके अंदर कोई बात नहीं, लेकिन इसमें भी ये सुविधा आपको मिलती है। फिर इनोवेटिव और अप टू डेट, कि भाई क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर जो आपको कंप्यूटिंग रिसोर्सेज प्रोवाइड करवाए जाएंगे, मोस्ट प्रोबेबली हमेशा ये होगा कि वो हमेशा अप टू डेट होंगे, ठीक है, कि बिल्कुल लेटेस्ट वर्जन या जो कंपैटिबल वर्जन है आपको वो प्राप्त होंगे। और साथ ही साथ में नई नई चीजें, नई नई जो इनोवेशंस हैं वो भी आपको देखने को मिलेंगे। अगर आपने कोई चीज खरीदी है तो वो क्या है कि वो एक टाइम के बाद में वो अप टू डेट नहीं रहेगी, भाई उससे लेटेस्ट वर्जन आते रहेंगे, और आपके पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि आप उनको अपडेट करते रहो, एनी टाइम करते रहो। कोई नए इनोवेशन है वो सारे आपको पता हो, कोई जरूरी नहीं। लेकिन जो क्लाउड सर्विसिंग प्रोवाइड करवा रहा है उसका तो काम ही यही है ना, तो वो हमेशा क्या करेगा, चीजों को अप टू डेट रखेगा, नई नई चीजों को हमेशा शामिल करता रहेगा, और उसका फायदा किसको मिलेगा? तो वो यूजर को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद में स्केलेबल, स्केलेबल का मतलब ये है कि देखो अगर आप क्लाउड सर्विसेज को यूज कर रहे हो तो आप कभी भी किसी भी टाइम अगर आपको आपका दायरा बढ़ाना है कि नहीं यार कि मैं अब शहर के बजाय सिर्फ जयपुर के बजाय अब मेरे को पूरे राजस्थान के अंदर काम करना है, पूरे राजस्थान का डेटा चाहिए, तो आप कभी भी जो है जैसे ही हल्का सा आप पे करो जितनी आपको जरूरत है उस हिसाब से, और आप इंटरनेशनल लेवल पर भी जा सकते हो, ग्लोबल लेवल पर, या आप नेशनल लेवल पर जा सकते हो, जैसे भी चाहते हो आप अपने स्केल के अंदर, अपने दायरे के अंदर आप क्या कर सकते हो, वृद्धि कर सकते हो, बढ़ोतरी कर सकते हो, अपनी कैपेसिटी को एक्सपांड कर सकते हो। आप चाहते हो कि भाई अभी तक मेरी जो चीजें हैं वो इस लिमिट तक ही हैं, अब मैं चाहता हूँ कि नहीं इससे ज्यादा बढ़ जाए, ठीक है। तो आप आराम से उसके लिए हल्का सा पे करो जो भी उनकी चीजें हैं, और आप आराम से उन चीजों को एक्सेस कर सकते हो, अपनी कैपेसिटी को बढ़ा सकते हो। फिर सबसे आखिर के अंदर बात करते हैं, ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली होती है। इन्वायरमेंट फ्रेंडली क्यों है? देखो इसको सिंपल से एग्जांपल से ऐसे समझो कि भाई डेटा स्टोरेज वाली बात करें, देखो मैं आपको एग्जांपल वो दे रहा हूँ जो मोस्ट कॉमनली हम यूज करते हैं, ठीक है। टिपिकल एग्जांपल भी दिए जा सकते हैं बट वो चीजें फिर दिमाग में रहेंगी नहीं कि भाई मैं पेन ड्राइव लेकर के आता हूँ या कोई डेटा स्टोर करने के लिए, या कोई हार्ड डिस्क लेकर के आता हूँ, उसके अंदर हरी हरी चिप्स होती है, आपने देखा होगा, ठीक है। अब वो जो हरी हरी चिप्स आप जो देखते हो ना, उसके अंदर कैडमियम होता है, मरकरी होता है, इस प्रकार के बहुत सारे हानिकारक पदार्थ होते हैं जो ई वेस्ट बनते हैं, वो प्लास्टिक होता है उसके ऊपर कवर के रूप में। तो ये सारी की सारी चीजें क्या हो जाती हैं, ये ई वेस्ट के रूप में काम करती हैं, थोड़े टाइम बाद में एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाएंगी। जब आपको उसकी जरूरत नहीं रही पेन ड्राइव की, या कोई चीज खराब हो गई, आप उसको फेंक दोगे और वो एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाएगी। लेकिन यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर वो क्लाउड सर्विस जो प्रोवाइड करवा रहा है वो व्यक्ति उन चीजों को मैनेज कर रहा है,
ठीक है। तो हर एक को अलग अलग लेकर के आने की जरूरत नहीं पड़ रही, वहां पर एक व्यक्ति ही उन सारी चीजों को मैनेज कर रहा है, तो प्रॉपरली काम हो जाएगा। जैसे स्प्रिंग बोर्ड में भंडारा होता है, ठीक है, वो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है क्लाउड कंप्यूटिंग का। कि अब आप क्या करोगे कि भाई हर एक व्यक्ति खुद के घर पे आपको जीवन जीना है, आपको बढ़िया वाला खाना खाना, मिठाई विठाई खानी है, सब कुछ करना है, तो जाओ और सारा सामान लेकर के आओ और फिर उसको खुद बनाओ, पूरी मेहनत करो, और फिर क्या होगा कि वो आपके आप बना करके खाओगे, एंजॉय करोगे। अब उसके अंदर रिस्क रहता है कि भाई आपकी एक्सपर्टीज, हो सकता है आप गुलाब जामुन अच्छे बना लो, तो कोई जरूरी है कि दाल का हलवा आप अच्छा बना पाओगे, नहीं जरूरी, ठीक है। पूड़ी आप अच्छी बना पाओगे कि नहीं बना पाओगे, तो इस प्रकार की। और आपके दूसरे किसी फ्रेंड को खाना है तो उसको अलग से, वो अलग से लेकर के आएगा, तो इस प्रकार से आप सोच सकते हो कि कितने बड़े लेवल पर पैसा लगेगा, और हो सकता है वैसी सुविधाएं आपको नहीं मिले। वहीं पे दिलीप सर जो है वो भंडारा करवा रहे हैं, आराम से आओ आप, ठीक है, और आप फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहे स्प्रिंग बोर्ड वालों के लिए। तो ये क्या है, तो ये आपकी किसका एग्जांपल हो जाएगा, तो ये आपके प्राइवेट जो क्लाउड कंप्यूटिंग है उसका एग्जांपल हो जाएगा कि जो स्प्रिंग बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं वो सारे के सारे ऑथराइज्ड हैं, वो आकर के वहाँ पे जीम सकते हैं, और वो वहाँ पे उनको सारे के सारे जो जितने रिसोर्सेज, क्या क्या, गुलाब जामुन हो गया आपका, आपके दाल का हलवा हो गया, आपकी पकौड़ी हो गई, आपकी पूड़ियाँ हो गई, वो सारी की सारी आपको वहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगी, ठीक है। और उससे क्या होगा, अब आप सारे के सारे अलग अलग खाना बनाते, वहीं पर सारे लोगों का, स्प्रिंग बोर्ड के जितने भी स्टूडेंट्स और एक्स स्टूडेंट्स हैं, उन सब का खाना एक जगह पर बन गया, तो क्या हुआ कि इन्वायरमेंट को जो नुकसान है वो भी कंपैरेटिवली कम हुआ, ठीक है। तो वही एग्जांपल यहाँ पर है कि आप अलग अलग इतनी चीजें करते, सारे यूजर्स अगर अलग अलग अपने लेवल पे करेंगे तो उतना ही ज्यादा ई वेस्ट जनरेट होगा, वेस्टेज जनरेट होगा। वहीं पर अगर जो सिर्फ एक क्लाउड सर्विसिंग प्रोवाइड करवा रहा है वो व्यक्ति, वो संस्था अगर उसको मैनेज करेगी, तो वहां पर आपकी इन्वायरमेंट को नुकसान होने की संभावना काफी कम हो जाती है, ठीक है। चलिए आगे हम देखते हैं इसके चैलेंजेस, ठीक है, कि क्लाउड कंप्यूटिंग के चैलेंजेस क्या क्या हैं, कि क्या क्या हमारे को इसके अंदर चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। सबसे पहले देखो कि भाई अपन ने बात करी कि इसके अंदर इंटरनेट की जरूरत पड़ती है। अगर इंटरनेट की जरूरत पड़ती है और आपका इंटरनेट अगर रो रहा है, घटिया स्पीड दे रहा है, तो आपको दिक्कत होगी उसको एक्सेस करने में, ठीक है। कि आपको पुलिस वाले ने रोक लिया, लाइसेंस नहीं है, और आप उसको डिजी लॉकर ओपन कर रहे हो, लेकिन आपका इंटरनेट फर्जी है, तो ओपन होगा नहीं, आपका लाइसेंस अपलोड होगा नहीं, और आपका चलान कट जाएगा। समझ रहे हो चीज को। या आपको जरूरत थी किसी डॉक्यूमेंट की जिस जगह पर, उस वक्त आप उसको यूज नहीं कर पाए, इंटरनेट के कारण इंटरनेट प्रॉपर नहीं था या उसकी स्पीड प्रॉपर नहीं थी, तो आप एक्सेस नहीं कर पाए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा कि इंटरनेट के कारण से दिक्कत आने की संभावना रहेगी इसके अंदर, और आपकी इसके अंदर अच्छी इंटरनेट की जरूरत पड़ती है, और आपको बहुत ज्यादा बैंडविड्थ की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जब जितना ज्यादा इंटरनेट आप नेट यूज करोगे, नेट पे लोड, इंटरनेट पे या टेलीकम्युनिकेशन पे लोड उतना ही बढ़ेगा, लोड उतना ही बढ़ेगा, तो आपको बैंडविड्थ जो है वो बढ़ानी पड़ेगी। ऑब्वियस सी बात है, ज्यादा लोगों को अगर क्वालिटी सर्विस प्रोवाइड करवानी है तो बैंडविड्थ एक टाइम के बाद में आपको इंक्रीज करनी पड़ेगी। उसके बाद में लिमिटेड कंट्रोल ओवर इंफ्रास्ट्रक्चर, कि भाई जो आधारभूत ढांचा है उसके ऊपर आपका कंट्रोल बहुत लिमिटेड हुआ है, और वो ऑब्वियस सी बात है, क्यों, क्योंकि आप सिर्फ सेवा ले रहे हो, वो इंफ्रास्ट्रक्चर है किसका, वो तो उस संस्था का है, तो आप उसको कंट्रोल कैसे कर सकते हो, तो आपका उसके ऊपर लिमिटेड एक्सेस होगा, लिमिटेड कंट्रोल होगा। समझ गए भी चीज को। फिर सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज भी हैं इसके अंदर। अपन ने बात करी कि देखो उनके पास जो भी क्लाउड सर्विस प्रोवाइड करवा रहा है आपको क्लाउड कंप्यूटिंग की, उसकी एक्सपर्टीज हमसे ज्यादा है, उसके पास रिसोर्सेज हमसे ज्यादा हैं, वो हमसे बेटर सिक्योरिटी प्रोवाइड करवा सकता है, डेफिनेटली ये बात है। इसको एक पर कोई जरूरी थोड़ी है कि उसके ऊपर उसको हैक नहीं किया जा सकता है, उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, उसको भी पहुंचा सकता है। इसको एक एग्जांपल से समझो। देखो भाई हमारे घर के अंदर गहना पड़ा है, मोस्टली जो मिडिल क्लास फैमिलीज जो होती हैं उनके पास जो भी गहना होता है वो बैंक लॉकर के अंदर रखे जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे घर की सिक्योरिटी, हमारे गेट दरवाजे कोई भी तोड़ करके, या कभी भी हम घर से बाहर गए में कोई आकर चोरी करके ले जाए, समझ रहे हो चीज को, तो हम क्या करते हैं उसको क्लाउड के ऊपर, यानी कि बैंक का जो लॉकर है उसके अंदर हम उसको ले जा करके और जमा करवा देते हैं, ठीक है। तो अब उसको सेफ रखने की, और उसके लिए वो नॉमिनल चार्ज करता है बैंक हमसे लॉकर के। अब उसकी जिम्मेदारी, इसकी सेफ्टी की जिम्मेदारी किसकी होगी, तो ये सेफ्टी की जिम्मेदारी बैंक की हो गई, ठीक है। और बैंक हमसे ज्यादा सुरक्षित है, ये चीज हम भी जानते हैं, ठीक है। अब लेकिन क्या बैंक के ऊपर डाका नहीं पड़ सकता क्या? ठीक है, तो बैंक के ऊपर भी डाका पड़ सकता है, बैंक में भी चोरी हो सकती है। तो यहाँ पर दिक्कत ये आती है कि वैसे मुश्किल है बैंक से चोरी करना, लेकिन जब होएगी ना बैंक में चोरी, तो बहुत सारे लोगों की होगी और एक साथ होगी। समझ रहे हो चीज को। तो इस प्रकार से सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज ये रहते हैं
कि क्लाउड के ऊपर यद्यपि वो बहुत ज्यादा सिक्योर है, सब कुछ है, लेकिन अगर उसके अंदर कभी भी सेंधमारी हो गई तो डैमेज बहुत बड़े लेवल पर होगा। ठीक है, तो ये भी एक चैलेंज रहता है कि उसकी सिक्योरिटी हमेशा सुनिश्चित की जाए, वरना बहुत सारे लोगों को जो है या बहुत सारे लोगों का डेटा जो है उसको नुकसान पहुंचने की संभावना रहती है। फिर अगला जो पॉइंट है वो है कि आपके जो एग्रीमेंट्स होते हैं इसके अंदर वो नॉन नेगोशिएबल होते हैं। ये देखना भाई, जब भी आप कोई चीज या कोई सॉफ्टवेयर जो है या कोई एप्लीकेशन फोन में डाउनलोड करते हो तो उसके बाद कुछ आता है, लिखा हुआ सा आता है टर्म्स एंड कंडीशन, कोई एग्रीमेंट, और बस आप उसके ऊपर आई एग्री कर देते हो। वो जो टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं उन्हीं के बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, वो हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती क्योंकि हम इतने ज्यादा उन चीजों का तवज्जो नहीं देते हैं, लेकिन जो बिजनेस लेवल पर काम करते हैं उनके लिए वो अग्रीमेंट्स या वो जो चीजें हैं, एक्सेस जो है वो मैटर करती हैं। ठीक है, तो अब क्योंकि आप क्लाउड सर्विस यूज कर रहे हो तो उसके लिए उन्होंने एक एग्रीमेंट बनाया हुआ है, और उसके अंदर मैं अगर कुछ चेंज करना चाहूँ मैं नहीं कर सकता। ठीक है, क्योंकि मैं एक ही यूजर हूँ, ऐसे हजारों यूजर हैं और बाकी यूजर उससे सेटिस्फाइड हैं, वो उसको अग्रीमेंट को कहते हैं ना यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं उसके अंदर नेगोशिएट किसी प्रकार से नहीं कर सकता उन टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर। वो एग्रीमेंट जो है वैसा का वैसा मेरे को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ठीक है, कि भाई मैं नहीं चाहता कि मेरी फोन कॉल्स जो है वो कोई उसको कोई चेक करे, कोई सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन एक्सेस करे, लेकिन यहाँ पर वो करेगा, वो मांग रहा है आपसे, और अगर आप उसको अलाउ नहीं करते तो आप उसकी सर्विस यूज नहीं कर सकते। मेरे को उसके अंदर दिक्कत लग रही है लेकिन बाकियों को नहीं लग रही, उन्होंने एक्सेस प्रदान कर रखा है। ठीक है, तो कर रखा है, फोटोज के ऊपर एक्सेस प्रदान कर रखा है, मेरे को डर है कि चोरी हो जाएगी या डेटा के साथ छेड़खानी हो सकती है, पर फिर भी मैं उसको नेगोशिएट नहीं कर पाऊंगा। फिर इनकम्पैटिबिलिटी जो है वो भी कई बार इशू रहता है कि जो सॉफ्टवेयर है या जो आपको सर्विसेज प्रोवाइड करवाई जा रही है माइट भी वो अप टू डेट ना हो, या फिर आपका सिस्टम जो है वो अप टू डेट ना हो। तो इन दोनों ही कंडीशंस के अंदर क्या होता है, कई बार सर्विस जो है वो हमारे को प्रॉपरली प्राप्त नहीं हो पाती है। ठीक है, तो ये कुछ एक चैलेंजेस हैं क्लाउड कंप्यूटिंग के। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग से रिलेटेड गवर्नमेंट के कुछ इनिशिएटिव हैं, कुछ एप्लीकेशंस हैं, उनके बारे में। देखो, एक है आपका मेघराज या जीआई क्लाउड जो है, इसके बारे में। तो मेघराज क्या है या जीआई क्लाउड क्या है, तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है उसके द्वारा एक क्लाउड बनाया गया है। ठीक है, एक क्लाउड बनाया गया है जिसके अंदर सेंटर और स्टेट लेवल की गवर्नमेंट्स के लिए या डिपार्टमेंट्स के लिए जो जो चीजें, जो जो कंप्यूटिंग सर्विसेज रिक्वायर्ड हैं या जो जो कंप्यूटिंग रिसोर्सेज रिक्वायर्ड हैं, वो सारे के सारे कहाँ पे डाल दिए गए हैं, तो वो मेघराज नाम के क्लाउड के ऊपर डाल दिए गए हैं। ठीक है, ये मेघराज क्लाउड है, इसके ऊपर खूब सारे सॉफ्टवेयर जो हैं वो डाल दिए गए हैं या एप्लीकेशन जो है वो अपलोड कर दी गई हैं, और जिस भी सेंट्रल या स्टेट लेवल के डिपार्टमेंट को उनको एक्सेस करना है, यूज करना है, वो उनको यूज कर सकता है आराम से। समझ रहे हो चीज को, तो मेघराज। ठीक है, मेघ किसे कहा जाता है, बादल को कहा जाता है, तो इसीलिए ये क्या है, क्लाउड वाली ही सर्विस है, इस चीज को ध्यान रखना। फिर अगली बात करते हैं हम ई गवर्नमेंट ऐप स्टोर। ये क्या है, ये आपका ई गवर्नमेंट ऐप स्टोर है। जैसे देखना, नॉर्मली हमारे फोन के अंदर हमारा ऐप स्टोर होता है, ठीक है, प्ले स्टोर कह लो, ऐप स्टोर कह लो, उसी प्रकार से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है उसने भी एक ई गवर्नमेंट नाम से एक ऐप स्टोर तैयार किया है। ये ऐप स्टोर कैसा है, तो इस ऐप स्टोर के ऊपर मेघराज क्लाउड के अंदर जो ये एप्लीकेशंस या कंप्यूटिंग रिसोर्सेज प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं ना, वो सारे के सारे जो हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, तो वो पहले ई गवर्नमेंट, ये जो है आपका ई गवर्नमेंट ऐप स्टोर है, इसके ऊपर अपलोड किए जाते हैं और वहां हैं और फिर इनको एक्सेस किया जा सकता है। अब ये जो ई गवर्नमेंट ऐप स्टोर है, इसके ऊपर जो एप्लीकेशंस है, नॉर्मल जो हमारा ऐप स्टोर होता है उसके ऊपर भी एप्लीकेशंस कोई भी प्राइवेट व्यक्ति या प्राइवेट संस्था जो है वो अपलोड कर सकती है अपनी ऐप बना करके। वैसे ही यहाँ पर भी कोई गवर्नमेंट एजेंसी है या कोई प्राइवेट संस्था है, कोई प्राइवेट व्यक्ति है, वो कोई भी एप्लीकेशन उसने अगर डेवलप करी है तो वो उसको इसके ऊपर थोड़ा उसका सिक्योरिटी अप्रूवल और वो लेकर के और उसको अपलोड कर सकता है, और जिस भी डिपार्टमेंट को अगर वो यूज के लिए या काम की लगेगी वो उसको यहाँ से मेघराज के माध्यम से एक्सेस कर सकता है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखना कि मेघराज या जीआई क्लाउड क्या है और ई गवर्नमेंट ऐप स्टोर क्या है। तो ऐप स्टोर क्या है, तो इसके ऊपर तो एप्लीकेशंस हैं वो सारी की सारी जो किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने या प्राइवेट प्लेयर्स, गवर्नमेंट एजेंसीज किसी ने भी बनाई हो, ठीक है, वो उसके ऊपर अपलोड कर सकता है। और उनको यूज कौन करेंगे, तो उनको यूज करेंगे दूसरे गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स या एजेंसीज, किसके माध्यम से, तो वो मेघराज क्लाउड के माध्यम से यूज करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आज हमने बात करी क्लाउड कंप्यूटिंग की। देखो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स ये टॉपिक है
लेकिन इसको अगर थोड़ा प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेट करके समझा जाए तो हमारे को बस सिविल सर्विसेज के अंदर इसका बस एक ओवरव्यू लेना होता है कि एक्चुअली है क्या, किस तरीके से काम करता है, क्या बेनिफिट्स हैं इसके और क्या इसके चैलेंजेस हैं। ठीक है, तो वो अगर आपको आइडिया लग गया होगा तो बहुत ही अच्छा है, अदरवाइज नहीं है तो आप इसको बार बार एक दो बार आप इसको देखना और डेली लाइफ से या रेगुलरली जो आप टेक्नोलॉजी की चीज़ें आप यूज़ करते हो उनके साथ रिलेट करने की कोशिश करना। ठीक है, इस प्रकार से आज हमने समझा और देखा है क्लाउड कंप्यूटिंग को। थैंक यू।